गुड गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम इंडियन एक्सप्रेस के दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज में आए हुए दो आर्टिकल्स है। फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है फॉर सेकेंड स्ट्रेट टाइम इसरो सीज थर्ड स्टेज इशू, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में। और दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है द हैवी ल्योर ऑफ वेनेजुला's क्रूड फॉर द यूएस। तो ये जो आर्टिकल है वो आपको इंफॉर्मेशन देगा ऑयल पॉलिटिक्स के बारे में, और ये आपको GS3 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बिफोर वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम राहुल माने है। आई हैव appeared for two civil services interview. I have a offline and online mentorship program. In case you are interested, I'll give you my number. मैं अपना नंबर छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन पे. You can call me. Now coming to the topic. So today is 13th of January. So first topic जो हम डिस्कस करेंगे वो है इसरो से रिलेटेड, और अमिताभ सिन्हा ने ये आर्टिकल लिखा है फॉर सेकेंड स्ट्रेट टाइम इसरो सीज थर्ड स्टेज इशू। तो जो पी एस एल वी सी सिक्स टू मिशन था इसरो का, वो इन द मंथ ऑफ जनवरी इट हैज फेल्ड। एंड ये सेकेंड PSLV मिशन है जो फेल हुआ है। पिछले साल मई में फेल हुआ था और अभी दिसंबर में। तो लगातार दूसरी बार ये PSLV मिशन फेल हुआ है। एंड व्हाई इज इट मेकिंग न्यूज इज बिकॉज इसरो का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सैटेलाइट कैरिंग व्हीकल रहा है वो PSLV रहा है। तो जो PSLV मिशन फेलियर्स हो रहे हैं, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है कि ये क्यों हुआ है एंड वेयर कैन द प्रॉब्लम लाई। तो बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, आपको मैं थोड़ा डिटेल्स बताना चाहूंगा इसरो के बारे में। तो इसरो के बारे के जब भी आप इसरो के बारे में सुनते होंगे तो आपने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर सुना होगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर सुना होगा। तो इनमें फर्क क्या है? तो पहले तो हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो है तिरुवनंतपुरम में। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बेसिकली डिजाइन होती है किसी भी रॉकेट की, एरोडायनेमिक्स क्या होंगे, कि कौन से मटेरियल से वो रॉकेट बनेगा, कैसे डिजाइन होगी, कितने स्टेजेस होंगे, कैसा फ्यूल यूज किया जाएगा। तो ये सारी डिजाइनिंग जो होती है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में होती है, जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है। और जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से जो एक्चुअल रॉकेट लॉन्चिंग होती है, जो आप इसरो की जो फोटोज या जो मिशन के वीडियोस देखते हो न्यूज चैनल में जहां से रॉकेट उड़ता है, वो होता है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ऑन द बैंक्स ऑफ वो बे ऑफ बंगाल और पुलिकेट लेक के इधर एक आइलैंड है श्रीहरिकोटा, वहां से होती है। एंड देर इज वन मोर थिंग, जो डिजाइन करी है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, जो रॉकेट्स की डिजाइन करी है, तो वो डिजाइन को टेस्ट करना, उससे एक हार्डवेयर बनाना, रॉकेट बनाने का काम होता है महेंद्रगिरी हिल्स में, जो तमिलनाडु में है। तो इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है तमिलनाडु महेंद्रगिरी हिल्स में। तो वहां पे रॉकेट बनता है, वहां पे टेस्टिंग होती है, और फिर वो रॉकेट को श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां भेजा जाता है, जहां से वो रॉकेट आसमान की तरफ उड़ता है। तो बिफोर आई मूव टू अनदर पार्ट, जो महेंद्रगिरी का जो इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है वो महेंद्रगिरी में क्यों बनाया है? क्योंकि महेंद्रगिरी एक आइसोलेटेड जगह है। रॉकेट जब बनाते हैं, रॉकेट की जो टेस्टिंग होती है, तो काफी रिस्की प्रोपोजिशन होता है, काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है, तो इसीलिए इनको आइसोलेटेड स्पेस चाहिए होता है। एंड दैट इज व्हाई दे हैव इट इन महेंद्रगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। तो आई होप आपको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसरो प्रपल्शन सेंटर जो तमिलनाडु महेंद्रगिरी हिल्स में है, और जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, इसका फर्क अभी समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ फेलियर ऑफ PSLV C62 मिशन, एंड ऑल्सो PSLV C61 मिशन हैज फेल्ड। तो अब जो आर्टिकल अमिताभ सिन्हा जी ने लिखा है, ये जो आर्टिकल में जो सारांश जो मुझे समझ आया, जो मुझे लगता है आपको भी समझना चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी एंड फ्रॉम अ जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव, वो ये है कि जो थर्ड स्टेज है, PSLV 4 स्टेज में होता है। जो पहला स्टेज होता है उसमें सॉलिड फ्यूल यूज होता है।
तो स्टार्टिंग में जो स्टेज होता है, टोटल 4 स्टेज होते हैं पीएसएलवी में। जो पहला स्टेज होता है वो सबसे पावरफुल स्टेज होता है और वो सॉलिड फ्यूल से चलता है। सेकेंड स्टेज लिक्विड फ्यूल से चलता है, थर्ड स्टेज अगेन सॉलिड फ्यूल से, एंड फोर्थ स्टेज अगेन लिक्विड फ्यूल से होता है। जो पहला स्टेज होता है जिसमें सबसे ज्यादा थ्रस्ट रिक्वायर होती है, उसमें जो फ्यूल होता है वो होता है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, और फिर एक ऑक्सीडाइजर होता है जिसका नाम है अमोनियम पर क्लोरेट। तो ये ये जो साइंटिफिक नेम्स है, जो केमिकल्स के नेम है, वो शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मोटा मोटी समझना है कि कैसे पीएसएलवी रॉकेट, पीएसएलवी जो होता है वो किसी भी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में पहुंचाता है। तो जो पहला स्टेज है जिसमें जो मैंने अभी केमिकल्स के नाम लिए वो यूज होते हैं, जिसमें सॉलिड फ्यूल होता है। जो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन है वो सॉलिड स्टेज, सॉलिड फॉर्म में होता है, एंड वो इनिशियल थ्रस्ट देता है। तो ये जो इनिशियल थ्रस्ट होती है, जो वो उसको हेल्प करती है ग्रेविटी को डिफाई करके ग्रेविटी से दूर जाने के लिए। तो ये कम से कम 50-60 किलोमीटर की हाइट पे लेके जाता है, जो पहला स्टेज होता है रॉकेट को। तो ये जो स्टेज होता है इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट यूज होता है, और जो दोनों फेलियर, जो पीएसएलवी मिशन फेलियर रहे हैं, उसने फर्स्ट स्टेज को सक्सेसफुली पार किया था। जो सेकेंड स्टेज होता है उसमें लिक्विड प्रोपेलेंट यूज होता है, तो विकास इंजन यूज होता है पीएसएलवी में। और जो विकास इंजन है उसमें जो सेकेंड स्टेज में जो केमिकल्स यूज होते हैं, उसका उसका जो नाम है वो है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन। एंड जो ऑक्सीडाइजर यूज होता है, जैसे जैसे आप आकाश से ऊपर जाते हो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीडाइजर, उस फ्यूल के साथ ऑक्सीडाइजर भी डालना पड़ता है ताकि वो इग्नाइट हो और वो रॉकेट को थ्रस्ट दे। बेसिकली थ्रस्ट क्या होती है, जो भी जो फ्यूल होता है वो जब ऑक्सीडाइजर के कांटेक्ट में आता है वो गैस स्टेज में कन्वर्ट होता है, और वो जो गैसेस है वो नीचे एक नोजल होती है, वो नोजल से बहुत जोर से नीचे आती है वो गैस, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर जाता है। जो न्यूटन का थर्ड प्रिंसिपल है वो रॉकेट में काफी अच्छे से यूज होता है। तो जो सेकेंड स्टेज है उसमें UH-25 एंड नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एज एन ऑक्सीडाइजर यूज होता है। एंड ये सेकेंड स्टेज भी जो पीएसएलवी मिशन था, रिसेंट वाला और प्रीवियस वाला भी, उसने ये वाला स्टेज को भी बहुत, ये भी सक्सेसफुली, स्टेज 2 भी सक्सेस हो गया था। जो स्टेज 2 है उसमें जो स्पीड होती है रॉकेट की वो 14,000 किलोमीटर तक जाती है। तो फाइनली जब वो स्टेज 4 तक पहुंचता है, रॉकेट की जो स्पीड होती है वो 26,000 टू 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है। जो पहला स्टेज है वो वर्टिकल लिफ्ट के लिए है जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट यूज होता है। जो सेकेंड स्टेज है जिसमें लिक्विड प्रोपेलेंट है, वो उसको ऐसे एंगल में जिसमें थोड़ी वर्टिकल हाइट भी गेन कर रहा है, ये जो रॉकेट है हाइट भी गेन कर रहा है और थोड़ा हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है। और जो थर्ड स्टेज है जो हॉरिजॉन्टली, वो पीएसएलवी को हॉरिजॉन्टली मूव करवाता है, उसमें अभी प्रॉब्लम हुई है। वो अगेन वो सॉलिड स्टेज है। ये जो फर्स्ट स्टेज के जो केमिकल्स मैंने बताए थे आपको सेम यूज होते हैं, जो थर्ड स्टेज है उसमें प्रॉब्लम हुई है। एंड यही यहाँ पे बताया गया है कि जो पिछला वाला भी मिशन था पीएसएलवी C61, उसमें भी थर्ड स्टेज में ही प्रॉब्लम आई थी। जो फर्स्ट स्टेज है उसको वर्टिकल लेके जाता है रॉकेट को, सेकेंड स्टेज उसको वर्टिकल हाइट भी गेन कराता है और साइड में भी जाता है। थर्ड स्टेज है वो हॉरिजॉन्टल होता है, उसमें एक्सेलरेशन काफी लगता है। एक्सेलरेशन इतना लगता है कि जब वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, एक्सेलरेशन इतना होना चाहिए कि ग्रेविटी उसको नीचे खींच ना पाए, और वो फिर फोर्थ स्टेज में प्रोग्रेस करता है जिसमें वो एक्चुअल ऑर्बिट में जाता है रॉकेट। एंड ये सारी चीजें, जो थर्ड स्टेज का एक्सेलरेशन है वो शायद इस मिशन में वो हो नहीं पाया, वो एक्सेलरेशन मिल नहीं पाया। अब इसके पीछे मैकेनिकल डिफेक्ट भी हो सकते हैं। जो गैस बनती है इग्निशन से, थर्ड स्टेज में जो गैस बनती है, शायद वो गैस कहीं और से एस्केप हुई जिसकी वजह से वो थ्रस्ट नहीं मिल पाई, और इसीलिए ये दोनों मिशन फेल हुए हैं थर्ड स्टेज में। तो ये इस आर्टिकल में लिखा गया था कि कैसे थर्ड स्टेज में मिशन फेल हुआ है। एंड देन अगेन फोर्थ स्टेज है वो अगेन इज अ लिक्विड स्टेज, जो बेसिकली क्या करता है,
वो फाइनल वो जो सैटेलाइट होती है उसको ऑर्बिट में प्लेस कर देता है। अब ये जो फेलियर रहे हैं, लगातार 2 फेलियर जो इसरो ने देखे, इसका अभी इम्पैक्ट उनके बिजनेस पे हो सकता है। तो बेसिकली जो अंतरिक्ष है, कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, जो पैसा कमाती है, जो जाके डील साइन करती है, इसरो इज लाइक सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ अंतरिक्ष इज लाइक सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ इसरो। इनका काम है कि फॉरेन कंपनीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो साइन करना, प्राइवेट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। अगर सपोज करो कि एयरटेल को अपनी सैटेलाइट भेजनी है तो वो क्या करेगी, वो अंतरिक्ष के साथ डील करेगी। अगर जियो को साइन अपना सैटेलाइट भेजना है तो वो अंतरिक्ष के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, उसमें इंश्योरेंस लाइबिलिटी का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि कल को सैटेलाइट नहीं पहुंच पाई तो उसका खर्चा क्या होगा, वापस इसरो बना के देगी और वापस इसरो अपने पैसे पे डालेगी वो सैटेलाइट उस वहां पे। तो वो सारी जो निटिग्रिटीज होती है वो इनका कमर्शियल आर्म है अंतरिक्ष, वो करता है। एंड जो बाकी वहां पे सैटेलाइट पे पहुंचाने का काम है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से होता है। जो डिजाइनिंग का काम होता है रॉकेट का, जो कि वो सैटेलाइट को स्पेस तक पहुंचाए, वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का काम है। और जो एक्चुअल रॉकेट बनाना है वो इसरो प्रोपल्शन सिस्टम का काम है, जो कि तमिलनाडु में है, महेंद्रगिरी में। तो आई होप ये आपको थोड़ी टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी देने की कोशिश करी, ऑल्दो फ्रॉम यूपीएससी एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स पर्सपेक्टिव इतनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत नहीं है, बट ये मोटा मोटी आपको ये टॉपिक समझना चाहिए। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप ये आर्टिकल को अगर पढ़ोगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये अमिताभ सिन्हा ने ये आर्टिकल लिखा है आज 13 जनवरी 2025 में। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है एक्सप्लेन पेज में। जो सेकेंड आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है द हेवी ल्यूर ऑफ वेनेजुएला's क्रूड फॉर द यूएस। नाउ व्हाट इज दिस आर्टिकल अबाउट? ये अभी आपको पता ही होगा कैसे निकोलस मदुरो जो प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला थे उनको प्रेसिडेंट ट्रंप एंड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने रातों रात उठा लिया फ्रॉम द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला विच इज कैरकस। नाउ व्हाई इज वेनेजुएला का ऑयल क्यों इंपॉर्टेंट है? 2 दिन पहले मैंने ये बताया था कि कैसे जो यूएस ऑयल कंपनीज है वो इतनी कीन नहीं है वेनेजुएला का ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज जो हिस्ट्री रही है 2 बार उनके एसेट्स, यूएस कंपनीज के एसेट्स सीज किए हैं वेनेजुएला ने, एक 1970s के टाइम में और एक 2007 में। तो व्हेन दे हैव ऑलरेडी जो कंपनीज है, जब उनका इतना बिटर पास्ट रहा है वेनेजुएला के साथ, अभी some of the companies are not keen in investing। बट जो आज एक्सप्लेन पेज में आया है उन्होंने थोड़ा टेक्निकली बताया है कि जो वेनेजुएला में जो तेल, जो क्रूड ऑयल मिलता है, जिसको हेवी सावर क्रूड ऑयल, मतलब इसका मतलब है कि उसमें हेवी जो है वो, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसीलिए उसको हेवी बोलते हैं, और सावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा है। अभी ये जो क्वालिटी है, जो क्रूड ऑयल की क्वालिटी है जो वेनेजुएला में काफी ज्यादा मात्रा में मिलती है, ये जो क्वालिटी ऑफ क्रूड ऑयल है वो जो गोल्ड कोस्ट रिफाइनरीज है, जो गोल्ड कोस्ट रिफाइनरीज जो टेक्सास, अलाबामा, मिसिसिपी में जो रिफाइनरीज लगी है, जो प्रीवियसली जो सऊदी अरेबिया, इराक या कनाडा, इराक यहाँ से जो मिडिल ईस्ट से तेल आता था वो होता था हेवी क्रूड ऑयल तेल, हैवी सावर क्रूड ऑयल तेल। और वो रिफाइनरीज बनी इसलिए है कि ये जो हैवी सावर क्रूड ऑयल तेल है इनको वो रिफाइन कर पाए। बट पिछले जो 2 दशक में जो यूएस में शेल रेवोल्यूशन आया है, शेल गैस रेवोल्यूशन, उसमें जो क्रूड ऑयल निकल रहा है, उसमें जो तेल निकल रहा है वो है लाइट वेट। उसको लाइट एंड स्वीट का शेल बोलते हैं। तो लाइट एंड स्वीट बेसिकली उसमें सल्फर कंटेंट कम है और उसकी डेंसिटी भी कम है। तो जो ऑलरेडी गोल्ड कोस्ट, जो गल्फ ऑफ मेक्सिको में रिफाइनरीज बैठी है, वो लोग उनको जो सूटेबल मटेरियल है, जो माल उनको चाहिए वो है हेवी सावर वाला, बट अभी लाइट एंड स्वीट वाला माल वहां से निकल रहा है। तो यूएस को क्या करना पड़ता है? यूएस को इंपोर्ट करना पड़ता है। कनाडा से सब वो लोग इंपोर्ट करते हैं, इराक से इंपोर्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया से ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको रिफाइन करते हैं। अब अगर वेनेजुएला का ये जो क्रूड ऑयल है, जो वेरिएंट जो क्रूड ऑयल का उनको मिल गया, तो ये जो गोल्ड कोस्ट रिफाइनरीज है उनके लिए काफी अच्छा होगा फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली। इट विल बी अ गुड डिसीजन बिकॉज वो बैठे क्लोज टू वेनेजुएला है।
अगर आप यूएस के मैप पे देखोगे, ये जो गोल्ड कोस्ट रिफाइनरीज है वो काफी पास में है वेनेजुला से, एज कंपेयर टू इराक एंड सऊदी अरेबिया फ्रॉम वेयर द ऑयल इज कमिंग। तो इसीलिए even though some of the US companies are not keen in investing into Venezuela's oil asset because of the history, but जो क्रूड की वेरिएंट जो उनको वहां से मिलेगी वो उनके रिफाइनरीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, ऐसे इस आर्टिकल का कहना है। ये आर्टिकल सुकल्प शर्मा जी ने लिखा है एंड मुझे लगता है अभी आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से कि जो ये आर्टिकल है ये जियोपॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है। इसमें जीएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पर्सपेक्टिव है। आपको ये समझना चाहिए कि हेवी एंड सावर क्रूड क्या है, आपको ये समझना चाहिए कि लाइट एंड स्वीट क्रूड क्या होता है, और यूएस को जो वेनेजुला का तेल है जो वेरिएंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड देन जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड टू ऑयल भी आपको समझनी चाहिए। मैंने 2 दिन पहले भी इसको एक्सप्लेन किया था, बिकॉज ये जो वेनेजुला है उसका क्रूड ऑयल है ये एक्सप्लेन पेज में इंडियन एक्सप्रेस के बार बार आ रहा है। आज भी ईरान के बारे में आर्टिकल आया है, कल मैंने उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ईरान की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है और कैसे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर will not let any protest to success to be successful। तो आप प्रीवियस मेरे वीडियोस देख सकते हो, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अगर ये डिस्कशन जो हम करते हैं वो रोज आप देखोगे तो आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो काफी इनहेंस होगी। तो इफ यू नो एनी सीरियस एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद हिम। In case you have any doubt, you can put down in the comment below. In case you are looking for any offline or online mentorship अगर देख रहे हो तो in description में I'll put down my number. You can contact me directly. Thank you for watching my video and thank you for your time.